नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे आम चुनाव में चल रहे नेताओं के भाषण पर। दरअसल लीडरान जो सरकार को चलाने की बात करते हैं, जो देश को चलाने की बात करते हैं, उनकी जुबान और उनके मतलब, उनके स्वार्थ इतने कई बार घृणित होते हैं कि चुनाव आयोग को उनको निर्देश देने पड़ते हैं। आज भी एक वैसी स्थिति बनी है जब राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने देश की बड़ी पार्टियों को ये बताया है कि वो हेट स्पीच ना दें, यानी लोगों को बांटने वाली स्पीच ना दें, संविधान पर सवाल खड़े करने वाली स्पीच ना दें, धर्म को लेकर कोई ऐसी बात ना कहे जो किसी को आहत करे। और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सेना और संविधान को भी बचा के चलने की ज़रूरत है। ना तो सेना पर कोई टिप्पणी की जाए और ना संविधान पर। धर्म और संप्रदाय पर भी उन्होंने कहा है कि आपको अपनी ज़ुबान को काबू में रखने की ज़रूरत है। और ये जो बात है वो इसलिए भी कही गई है क्योंकि अब चुनाव आखिरी दौर में चला गया है। और ये जो आखिरी दौर है उसमें आयोग ने पहली बार ऐसा नहीं कहा है। चुनाव के पहले भी आयोग तमाम दलों को इस बात की समझाइश, चेतावनी और नसीहत सब कुछ दे चुका है। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है चुनाव आयोग को फिर से ये बात कहनी पड़ी, जबकि चुनाव की जो प्रक्रिया है, मतदान के जो दौर है, वो अंतिम चरण में चले गए हैं। चर्चा शुरू करने के पहले हम सुन लेते हैं कि इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं। मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसीलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग। तो हमने देखा कि किस तरह से अपने अपने हिसाब से मतलब निकालकर एक दूसरे की बातों का चुनाव में वोट मांगने की कवायद हो रही है। अब वो सच है झूठ है वो अपनी जगह है, लेकिन मामला संविधान से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, संप्रदाय से जुड़ा है और सेना से जुड़ा हुआ भी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी और युवा पीढ़ी को एक तरह से रिप्रेजेंट करने वाले लॉ के स्टूडेंट प्रिंस गुप्ता जी। और स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दिल्ली के साथी सामाजिक सरोकार से जुड़े एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर नागेंद्र परमार जी। लेकिन उसके पहले चर्चा की शुरुआत में प्रिंस गुप्ता जी आपसे करना चाहता हूं कि ये जो सारा मामला है, क्योंकि कोई भी दल इतना नासमझ, इतना मासूम नहीं है कि उसे नहीं पता कि उसे कौन सी मर्यादा की लाइन तोड़नी है और कौन सी जगह मर्यादा के भीतर रहना है। वो कभी भी अपने अहित की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा दूसरे के अहित की बात करते हैं। और दूसरे का हित इसलिए करते हैं कि उनका हित हो जाए, उन्हें वोट मिल जाए। चाहे संविधान को गाली देनी पड़े, चाहे सेना को गाली देनी पड़े और चाहे धर्म को गालियाँ देनी पड़े। उसमें धर्म में सब आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो सारा मामला है, इसको एक युवा के नाते, एक कानून के विद्यार्थी के नाते, एक लॉ स्कॉलर के नाते किस ढंग से सोचते हैं और देखते हैं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि प्रिंस गुप्ता जो बात सोचते होंगे, देश का युवा, देश का होनहार वर्ग जो है वो भी प्रिंस गुप्ता की बातचीत के आसपास ही सोचता और समझता होगा। प्रिंस गुप्ता जी, आपकी राय। शुक्रिया राघवेंद्र जी। जो अपन मुद्दा आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आपने सही कहा कि इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके की धारणा है, किस तरीके की बातें, किस तरीके की तत्व सामने रखती हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इलेक्शन कमीशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको एक पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से लेके काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं जी। तो
इलेक्शन कमीशन ने जो आज नोटिस दिया है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, काफ़ी अच्छा काम है। पर मुझे लगता है ये थोड़ा और पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन के 5 फेज़ हो चुके हैं, 2 फेज़ और बचे हैं। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, आर्टिकल 324 जो मैंने बताया, रिप्रेजेंटेशन मैं ऑफ इसमें पीपल एक्ट। प्रिंस थोड़ी सी चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने 25 अप्रैल को दोनों ही पार्टियों को एक बार नोटिस दिया था। ये उस नोटिस का दोहराव है, थोड़ा सुधार के साथ। तो पार्टियां पहले भी सचेत किया चुकी हैं 25 अप्रैल को, आज 22 मई है, लगभग अप्रैल के बाद हम 1 महीना का लगभग हो गया, 2 दिन और 3 दिन कम है। तो मुझे लगता है कि पार्टियों को समझाने की ज़रूरत कम है, उनको भीतर से समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। इसमें आयोग या मीडिया, प्रिंस गुप्ता या राघवेंद्र सिंह समझाएंगे तब पार्टियां समझेंगी, ऐसा नहीं है। ये तो खुद ही जानबूझ के करते हैं, और जो जानबूझ के करता है उसके लिए भगवान भी नहीं समझा सकता है। मेरा ऐसा मानना है जी। देखिए, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि सही बात है, इलेक्शन कमीशन ने पहले भी नोटिस दिया था, बट उसने जो अभी नोटिस दिया इसमें काफ़ी देरी हो गई। इसमें एक लीगल इशू मुझे ये लगता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं पास किया गया है पार्लियामेंट से या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर ने। तो इलेक्शन कमीशन इसमें अपने आप को काफ़ी रुका हुआ पाता है कि वो किसी के खिलाफ एक्शन ले पाए। पर मुझे लगता है आईपीसी में, सीआरपीसी में, सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजन है जिसमें कि आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक अपने पुराने नोटिस से हट के बात आई है इस बार के नोटिस में, वो ये है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के अध्यक्ष को ये गया है नोटिस। पर मुझे लगता है उस नोटिस में इन्होंने पर्टिकुलरली बोला है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, आप सेना को लेके, आप धर्म को लेके ये बातें ना कहें जिससे कि पब्लिक हेटरेट पैदा हो, कम्युनल टेंशन पैदा हो समाज में, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर समाज में सोशल फैब्रिक नहीं बना रहेगा तो समाज में आगे चल के डेवलपमेंट के इश्यूज़ में मतलब बाधाएं आती है। जो अपन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर कम्युनल फोर्सेस रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आता है देश में। तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस काफ़ी अच्छा दिया है। पर मुझे लगता है जैसे कि पुराने इलेक्शन कमीशंस रहे हैं अपने यहाँ, जो अपन टीएन सेशन जी की बात करते हैं, जिनने अपने बहुत फेमस स्टेटमेंट में बोला था कि आई ईट पॉलिटिशियंस इन माई ब्रेकफास्ट, विच इज़ अ वेरी टफ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अगर अपने पावर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाइन कर दे कि ठीक है, हमारे पास स्टैट्यूटरी बैटिंग नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, पर हमारे पास बाकी लीगल प्रोविजंस हैं जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक अलाइन कर सकते हैं और उनको एक पर्टिकुलर वे ऑफ इलेक्शन प्रमोशन के लिए हम बाधित कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़रूरी होगा और वो करना चाहिए मुझे लगता है आगे। बाकी ये नोटिस कुछ भी कहिए, इलेक्शन कमीशन का काफ़ी अच्छा कदम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सचेत करेगा और आशा करते हैं कि अगले 2 चरण तक अच्छी चुनाव प्रचार रहे, सभ्यता वाली भाषा का प्रयोग हो। एकदम। अब बात यह है कि गणेश को बुद्धि कौन देगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। जो पार्टियां सरकार चलाती हैं उनको क्या इलेक्शन कमीशन या कोई मीडिया या कोई बुद्धि दे सकता है? वो तो खुद ही जानबूझकर गलती करते हैं। और अगर कोई जानबूझकर सो रहा है, एक और कहावत है हमारे यहाँ कि आप सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन कोई जागते हुए सो रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। तो ये जो हमारे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक सुरमा हैं, सारी पार्टियों को ये इतने ज़्यादा बुद्धिमान है कि इनको मालूम है कि कब उनको कहाँ कौन सी लाइन तोड़नी है और कौन सी लाइन नहीं तोड़नी है। लेकिन इसके लिए आपने शेषन का एक जिक्र किया। शेषन ने कहा था कि अगर कानून का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो फिर सब चीज़ें हो सकती हैं काबू में, भले ही वो थोड़ी सी कमज़ोर हो। तो सीधी सी बात है कि अगर आप ताकतवर हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो छोटा सा डंडा भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र साबित हो सकता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नागेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार राजेंद्र जी। दरअसल दिल्ली और उसके आसपास की चीज़ों का आप देखते होंगे, जो राजनीति में हथकंडे होते हैं, चाहे वो भाषण देने के हो, चाहे वो ग्राउंड जीरो पर काम करने के हो, जो चुनाव आयोग एक तरह से समझाइश देता है, मुझे तो कई बार लगता है, हालांकि हो सकता है कि मेरी बात भी मर्यादा के बाहर जा रही हो और मैं कोई मर्यादा तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं चुनाव आयोग को कई बार, शेषन जी को छोड़ दें तो सारे चुनाव आयोग के जो मुखिया होते हैं वो एक तरह से गरीब की लुगाई जैसे होते हैं। उनको कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है और हर कोई उनको समझाइश देता है। आज की तारीख में हम भी तो चुनाव आयोग को समझाइश दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। शेषन साहब ने कैसा किया था तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चुनाव आयोग बेचारा ऐसा है जो सबकी समझाइश देता है और वो उनको ज्ञान देता है, वो पार्टी को ज्ञान देता है जो पहले से ज्ञानी है। आपकी राय, चुनाव के मामले में सेना, संविधान और धर्म को किस तरह से छोड़कर बाकी मुद्दों पर राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए और वो उन सबको छोड़कर वही बात करते हैं जो उनको नहीं करना है? यानी संविधान पर आरोप लगेंगे, धर्म की बात होगी,
इसके साथ साथ वो सेना पर भी सवाल खड़े करेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो आपसे कहा जा रहा है कि आप मत करिए, ये पार्टियां वही काम करती हैं, उस बिगड़ेल बच्चे की तरह होती जिससे कहा जाता है कि स्कूल में पेड़ की पत्तियां न तोड़ना, फूल न तोड़ना, और वो बच्चा वही करता है। आपकी राय? जी देखिए राघवेंद्र जी, जब तक बहकाने और बहलाने की राजनीति का शिकार आम मतदाता होता रहेगा, तब तक सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को ये भाषणबाजी मुफीद आती रहेगी। ऊंचे और प्रभावशाली पदों पे बैठे हुए लोगों के भाषण या इवन चुनावी जुमले भी हों, उसका असर गंभीर होता है। ये तो देखने लायक बात है और मानने लायक बात है इसको करने के लिए। तो अगर मतदाता उनकी बहकाने और बहलाने वाली राजनीति में नहीं फिसलता है तो इन भाषणबाजियों पे जरूर लगाम लगेगी। एक एथिक्स भी होती है। देखिए 21वीं सदी के भारत में जब हम सभी राजनीतिक दल ये मानते हैं कि अपने अपने हिसाब से कि हम सत्ता में कुछ समय बने रहे, हम सत्ता में आ गए तो हम देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएंगे। विकसित राष्ट्र में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, जहाँ विकास की बात होती है, जहाँ आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, उसके बीच में धर्म, संप्रदाय, सेना और संविधान आ जाए, इस पे उन्हें वोट मांगने पड़ जाए, तो ये राजनीतिक दलों के लिए शर्म वाली बात है कि अब घुमा फिरा के हमें लेकिन नागेंद्र जी, क्या राजनेताओं को शर्म आती है? सेना के लिए हम इस तरीके की जो भाषणबाजी और बयानबाजी को तरीका है हम करने के लिए, संविधान के लिए एक राजनीतिक दल कहता है कि खत्म करने की साजिश हो रही है, दूसरा कह रहा है उसे बदलने की साजिश हो रही है। कभी अपने हिसाब से जाति, समुदाय, भाषा और धर्म को लेकर बातें होने लग जाती हैं। तो राजनीतिक दल या तो आम मतदाता को मूर्ख समझता है या वो अच्छी तरह जानता है कि हमारे इन चुनावी जुमलों का और लफाजी का जनता पे असर पड़ता है, वो इससे प्रभावित होती है। ये दो ही बातें। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के लिए लोग कहते हैं कि जैसे इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है ये, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। हमारे यहाँ तो जब जंग होती थी, युद्ध होता था, उसमें भी मर्यादा होती थी कि शाम के बाद युद्ध नहीं होता था। तो कई लोग तो अब इस जुमले को भी गलत साबित करते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज़ है। लेकिन ये तो हम मान लें कि चुनाव में सरकार बनाने के लिए राजनेता या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी वचन आपको दे सकते हैं, कोई भी संकल्प आपके सामने कर सकते हैं, बस उनको आप वोट दे दीजिए और वो सरकार में आ जाए। उसके लिए वो इतनी सारी घोषणाएं कर देते हैं कि अगर उस सब का बजट बनाया जाए तो शायद वो मेरे ख्याल से 4-5 साल के बजट से भी ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन दल के नेता हैं, उनके ज़ुबान पर कोई लगाम नहीं है और उनकी एक तरह से घोषणाओं पर कोई टैक्स नहीं लगता कि जीएसटी लगती हो या टैक्स लगता हो। अदरवाइज़ हम ये मानते कि कोई 1 लाख करोड़ की घोषणा कर रहा है तो उनको 10% जमा करना पड़ेगा। ऐसी कोई व्यवस्था होती तो शायद कुछ घोषणाओं में फ़र्क पड़ता। लेकिन ये अलहदा विषय है। हम इस पर आ रहे हैं कि जो जुबान फिसलती है, आप जिस तरह की घृणा फैलाते हैं, संविधान बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे, मुसलमान देश पर राज करेंगे, शरिया कानून लग जाएगा, ये सब बातें वोट पाने के लिए तो हो सकती हैं, लेकिन वोट के बाद इससे जो घृणा पैदा होती है वो फिर कई महीने, कई साल तक चलती है और कई लोगों के दिलों में तो वो स्थायी रूप से भी रह जाती है। राठी जी, ये जो स्पीच है, जो भाषण है घृणा फैलाने का और घृणा के जरिए वोट को कबाड़ने का, झूठ बोलकर वोट लेने का, उस पर आपकी राय? आयोग ने तो अपना काम किया है, लेकिन क्या हमारे ये भले मानुस नेता इतने सज्जन हैं कि आयोग की बात को मान जाएंगे? देखिए, मैं आज इलेक्शन कमीशन की बात है तो मैं माननीय टी.एन. शेषन जी को याद करते हुए, नमन करते हुए ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान में शायद आज़ादी के बाद एक वही एकमात्र इलेक्शन कमिश्नर थे जिनने बताया था कि संवैधानिक संस्था की ताकत क्या है, संविधान की क्या ताकत है और हिंदुस्तान के कानून में क्या क्या प्रावधान। इसके बाद से देखेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 27 साल हो गए उनको गए, मतलब उस पद से हटे हुए। 27 साल में जितने भी लोग आए, सरकारें भी अलग अलग रहीं, न्यायालय के माध्यम से बहुत सारे सुधार तो हुए, लेकिन अपने आप में इलेक्शन कमीशन ने कोई सुधार नहीं किया। मैं इस इलेक्शन की बात करूं तो राजीव कुमार जी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन अनाउंस किया था, उस दिन उन्होंने अपने स्पीच में लेवल प्लेइंग फील्ड इस शब्द का कई बार उपयोग किया। तो हमें लगा कि शायद शेषन जी का कुछ अंश इनमें आ गया और ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे कुछ बहुत अच्छा वो देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो उस दिन से कई मामले, 2-3 मामले कोर्ट में चले गए। माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता वाली बेंच ने कल कुछ ऑर्डर भी किया है, दिल्ली में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो हम ये सब चीज़ें जब देख रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि
फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बात कर रहे थे, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन अपना दायित्व नहीं निभा पाया। दूसरी बात, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज तो आई इसलिए रही हैं कि उन्हें सत्ता में आना है, तो हमें लोक लुभावन वादे करना है या अन्य ऐसी बातें करना है जिससे हमारी तरफ जनता रुझान कर सके, वोट कर सके और हम सत्ता में आ सके। तो उनका तो काम यही है। नहीं, तो क्या उनको कुछ भी कहने का अधिकार है? सर, कोई भी वादा करने का अधिकार है? उन्हें बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस चीजों को लेके ही तो चुनाव आयोग है। संविधान ने व्यवस्था की है कि चुनाव आयोग इन चीजों को देखेगा, लेकिन जब चुनाव आयोग ये चीजें नहीं निभाएगा तो मुझे लगता है कि सत्ताधारी या विपक्ष सब फ्री है। आप विपक्ष पे करोगे तो वो कहेंगे सत्ता वाले पे नहीं कर रहे हो, सत्ता पे करोगे तो कहेंगे विपक्ष का नहीं कर रहे हो। तो इसलिए तो सब पे बराबरी से उन्हें करना है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो देना था उसकी जगह लगता है मुझे इलेक्शन कमीशन द्वारा एक लेवल प्लेइंग ढंग का नोटिस दोनों पार्टियों को दे दिया। जैसे परंपरा रही है कि जो भाषण गलत देगा उसको व्यक्तिगत रूप से नोटिस जाता था। पिछली बार भी कुछ नोटिस में मैं कल से योगी जी तक को 3-3 दिन का रोका गया था तो, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक नोटिस कागजी कार्रवाई चल रही है, इसके अलावा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जो इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज की भी बात कर रहे हैं, इस बार वो भी रिकॉर्डन 10-10, 15-15 दिन तक नहीं आया, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन की इस बार लापरवाहियां ऐसी दिख रही हैं जो प्रथा के हिसाब से, कानून के हिसाब से शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमने परंपरा और प्रथा देखी है उससे भिन्न तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। बिल्कुल प्रिंस, दरअसल मामला कानून का भी है। जब संविधान बनाया था तो ये कहा गया था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसका पालन कराने वाले लोग कमज़ोर हैं, खराब हैं, तो फिर अच्छा संविधान भी कई बार बहुत असरदार या काम नहीं करता। और अगर संविधान कमज़ोर भी है और पालन कराने वाले लोग ठीक हैं तो फिर वो एक तरह से अच्छा काम करा सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि लोग कितने अच्छे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो चुनाव आयोग उनको नोटिस दे न दे, वो अपने आप ही मर्यादा के भीतर काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, सत्ताधारी दल, प्रतिपक्ष सभी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो बात राठी जी ने कही कि शेषन साहब का ज़माना अलग था, आपने भी उनका जिक्र किया है, तो हम ये कहते हैं कि शेषन जी का ज़माना ज़रूर था, लेकिन क्या ये मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इतने मासूम और इतने अनजान नहीं हमारे लीडर की उनको ये पता ना हो कि वो क्या बात कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी कहते हैं संविधान की पुस्तक लेकर कि ये संविधान को वो बदल देंगे और उसके बाद उसको वो एलोबरेट भी करते हैं कि क्या क्या बदलेंगे, किस तरह से आरक्षण की बात कर रहे हैं, किस तरह से नौकरियों की बात कर रहे हैं और किस तरह से बीजेपी या मोदी जी या नड्डा जी बात कर रहे हैं, तो ये तमाम लोग बच्चे नहीं हैं, ये लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं, सरकारें चला रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये तो खुद ही बुद्धि के दाता हैं, इनको कौन समझाएगा, इनकी नीयत में खोट है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, आपने एकदम सही कहा। जो आपने बात कही कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले अगर अच्छे नहीं हैं तो दुनिया का अच्छे से अच्छा संविधान फेल हो सकता है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने कही थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कही थी और सब लोगों ने इस बात से एग्री किया था। तो इवेंचुअल बात तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आप में मैच्योर होना पड़ेगा, बिल्कुल उनको समाज में एक बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा और उनको अपनी मर्यादा में काम करना पड़ेगा। पर इसके भीतर जो सबसे मूलभूत प्रश्न है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहा है। तो मुझे इसमें लगता है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जितनी अपनी कमिटीज़ बनी है पुरानी, गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी, उसके अलावा जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, इसमें इलेक्शन कमीशंस के अपॉइंटमेंट को लेकर उनने जो कोलिजियम बनाया था, फिर उस पर विधेयक ला के उसको पलटा गया और उसमें एग्जीक्यूटिव का बोलबाला हो गया, दोबारा से प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया उस कोलिजियम में। तो मुझे लगता है जब तक इलेक्शन कमीशंस इम्पार्शियल नहीं होगी और वो कानून के दायरे में रह के पॉलिटिकल पार्टीज से काम नहीं कराएगी, तब तक ये चीज़ नहीं चलेगी। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके की स्टेटमेंट्स मार रही हैं, स्टेटमेंट्स कर रही हैं, जो हमने नरेंद्र मोदी जी की बात की, हमारे प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी की बात की, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम कौटिल्य के देश से आते हैं। कौटिल्य ने बोला था एक राजा की मॉरलिटी अलग होती है एक सामान्य आदमी से। तो क्या हम आज उस तरफ जा रहे हैं? क्या एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की मॉरलिटी अलग होगी एक नॉर्मल सिटीजन से? तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने डिस्क्रिशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रॉपर पालन होना चाहिए और एक मुझे लगता है लॉ के ज़रिए इसको बैकिंग मिलनी चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन इस पर तुरंत कार्रवाई कर पाए और इलेक्शन के दौरान इस तरीके का वातावरण ख़राब ना हो हमारे देश में। हमारा देश
गंगा जमुना तहजीब का देश है, हमारा देश जिसमें सारे रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, हमारा देश वो देश है जहाँ इक्वालिटी की बात होती है, सोशल जस्टिस की बात होती है, लिबर्टी की बात होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी दुनिया में। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अवेयर होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ को इन्फोर्स करना चाहिए काफ़ी अच्छे से, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर इलेक्शन हो पाए और इलेक्शन इम्पार्शियल हो और अच्छे से हो। बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि जो हमने कहा कि इनको कौन बुद्धि देगा। शेषन साहब को दोबारा हम संसार में लेकर आने की शक्ति रखते नहीं कि वो दोबारा से हो और फिर इलेक्शन कमीशन के चीफ बन जाए, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो कभी शेषन की तरह आकर काम करेगा और जो चिंता हम लोग जता रहे हैं उस पर भी काम होगा। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि कई बार लोकतंत्र में एक तरह से स्वप्रेरणा से भी चीज़ें तय होती है। जो आपने मॉरल वैल्यूज़ की बात की कि राजा का एक अलग मॉरल होता है और नैतिकता होती है, आम जनता की अलग। मेरा ऐसा मानना है कि राजा की जो मॉरल वैल्यू होती है उसी को लोग फॉलो करते हैं। तो राजा को नैतिकता के मामले में बहुत आदर्श होना चाहिए। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ रानी अहिल्या देवी इंदौर की शासक हुआ करती थी। उन्होंने अपने बेटे के गुनाह पर, अपराध पर एक ऐसा उदाहरण पेश किया था कि उन्होंने अपने बेटे को बड़ी कठोर सजा दी थी। जनता ने उनसे कहा था कि इतनी कठोर सजा मत दीजिए। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि नियम कायदे का उल्लंघन अगर पार्टियां करेंगी खुद, तो फिर पार्टियां उसके लिए नियम बनाकर खुद अपने आप को सजा भली ना दे लेकिन रोके जरूर। नागेंद्र जी, आपकी इस पूरे मामले में राय कि सारा मामला केंद्रित होता है जो पार्टियां हैं उन्हीं पर, क्योंकि कानून या नियम तो चुनाव आयोग दे सकता है। शेषन जी नहीं है दुर्भाग्य से, अब जो भी हम उनको शेषन तो बना नहीं सकते, लेकिन पार्टियां कम से कम स्वप्रेरणा से उस लाइन पर चले जो मर्यादा को, जो नैतिकता को मजबूत करती है। आपका क्या सोचना है? जी देखिए, एक तो पार्टी के नेताओं को अनर्गल टिप्पणियों से, अनर्गल बातों से बचना चाहिए। अगर वो आत्मावलोकन और आत्मचिंतन करे अपनी कही गई बातों का कर सके। और मैं ये मानता हूँ, आप वाली बात को मैं 100% सही मानता हूँ कि ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं और इन्हें पता है कि हमारे द्वारा क्या बातें कही जाती हैं चुनाव में, ये हमारे चुनावी जुमले क्या हैं। इस मामले में मैं कहूँगा कि देश के आम जन को और मतदाता को समझदार होना पड़ेगा कि इनकी अनर्गल और अनावश्यक जो है बातें हैं और अनारग इनके जो विचार है, उससे अगर आम जन प्रभावित नहीं होगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल और उनके नेता अपने आप इस तरह के बयान वीर बनने से बचेंगे। जब उन्हें लगेगा कि जनता को हमारी बात मुफीद नहीं लग रही है, जनता हमारी बात से प्रभावित नहीं हो रही, अनावश्यक और अनर्गल बातों से, तभी इन बातों पर लगाम लगाई जा सकती है। या फिर चुनाव आयोग के ऐसे सख्त व्यक्ति बैठे इस पद पे जो कुछ करके दिखाएं। यही दो रास्ते बचे। बिल्कुल, आपने ठीक है। एक मेरा सवाल तीनों साथियों से रहेगा, आप चाहें तो उसका उत्तर हाँ और ना में दे सकते हैं। मेरा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग जो दल मर्यादा भंग करते हैं, एक तरह की घृणा की स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, क्या उनकी मान्यता समाप्त होनी चाहिए? नंबर एक, क्योंकि बिना दंड के, बिना सजा के कोई डरता नहीं है, चाहे वो पार्टियां हों, चाहे उनके लीडर हों, चाहे आमजन हो। तो क्या उनको दंडित करने के लिए उनकी जो एक तरह से चुनाव में उनका पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन, अगर एक दो पार्टियों का रद्द कर दिया जाए तो भी मुझे लगता है कि एक मिसाल होगी और हम शेषन साहब की जो बात कर रहे हैं उसका कुछ एक तरह से उदाहरण मिल सकता है। या फिर जिन क्षेत्रों में ये गड़बड़ियाँ होती हैं वहाँ के जो एक तरह से निर्वाचन अधिकारी है, जिसको हम आम भाषा में कलेक्टर कहते हैं, अगर उनको हटाने की कार्रवाई 2, 4, 10 जगह हो जाए, तब भी हमें लगता है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो भी अपने क्षेत्र में सख्ती से काम कर सकता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो उनसे फिर डरेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने यहाँ गलत भाषण दिया तो हमारे प्रत्याशी का नामांकन या हमें 3-4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए चुनाव से एक तरह से अलग कर दिया जाएगा। इस तरह के दंड की जरूरत है। आपकी छोटी सी राय राठी जी, और छोटी सी राय प्रिंस आपकी भी, और नागेंद्र जी आपकी भी लूंगा मैं 2-2, 3-3 वाक्यों में। बिल्कुल, इतिहास गवाह है सर कि दंड का पूरा प्रावधान है, कानून में पूरे प्रावधान दिए गए हैं और ये तो आयोग के ऊपर है कि वो कितना दंड उनको दे पाएगा और उसमें कितनी ताकत बची बिल्कुल है। प्रिंस, बिल्कुल मुझे लगता है दंड मिलना चाहिए, पर मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना बहुत बड़ी बात है, ये नहीं हो सकता है। बट मुझे लगता है हो सकता है कि नहीं हो सकता, अलग बात है। क्या ऐसा करे तो ये डरेंगे, क्योंकि भय बिना होए न प्रीत। अगर डर होगा तभी लोग बचेंगे गलत बोलने से। इसके लिए मुझे लगता है कानून बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर नहीं है।
मुझे लगता है पर दंड मिलना चाहिए, भले ही वो किसी स्टार प्रचारक का चुनाव प्रचार से रोक हो, चाहे 2-4 दिन का, चाहे किसी कलेक्टर जो आरओ होते हैं ठीक, उनका माने निष्कासन। कानून बने या ना बने, लेकिन संस्था का, पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो ऐसी अगर सजा हो जाए, उसके लिए कानून बनाना पड़े, संविधान में संशोधन करना पड़े, तब जाकर हमें लगता है कि पार्टियां डरेंगी, क्योंकि उनको ये लगेगा कि इससे हमारी एक तरह से चुनाव लड़ने की ताकत ही खत्म हो जाएगी। ऐसे इस पर सहमत है कि नहीं? कानून बने कि ना बने वो अलग बात है। बिल्कुल सही बात है जी नागेंद्र जी, आपकी राय? जी जी, बेशक अगर अस्थायी ऐसी व्यवस्था बन जाए कि ऐसी अनर्गल टिप्पणी करने वाले राजनीतिक दलों की अस्थायी तौर पर मान्यता तो जी। समय के लिए रद्द कर दी जाए, तो ये एक मिसाल कायम होगी और सभी राजनीतिक दलों को एक तरीके का संदेश भी जाएगा। बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक लगती है मुझे। क्योंकि जानकार सब हैं, दंड नहीं मिलता, सजा नहीं मिलती, इसलिए वो डरते नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है कि भय बिन हो न प्रीत। अगर आप सजा का प्रावधान कर देंगे, 1-2 बार सजा दे दी जाएगी, तो फिर लोग उसको मिसाल मानकर, आज हम शेषन जी की बात कर रहे हैं, कल लोग इसकी बात करेंगे कि एक समय ऐसा हुआ था कि राजनीतिक पार्टी 2 दलों की सदस्यता वो मान्यता खत्म कर दी गई थी, बाद में भले वो 8 दिन बाद बहाल कर दी जाए या उस पर कुछ सुनवाई हो, लेकिन ऐसे कठोर कदम की जरूरत है, तभी ये चीज़ें मुझे लगता है कि रुक पाएंगी। तीनों मेहमान को मैं धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, प्रिंस गुप्ता जी आपका धन्यवाद, और नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।